Hello everyone, welcome to New Rajasthan online chemistry classes. Today we are going to start your relationship between delta Z and Kc. Last lecture में lecture number 3 में we have done Nernst equations. Nernst equation भी एक टाइप का रिलेशनशिप है. Nernst equation किसके बिटवीन रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था? E cell एंड Kc. सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बिटवीन रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं. अब इस केसी के प्लेस पे अपन कुछ भी यूज़ कर सकते थे एज योर सेल के अकॉर्डिंग कि आपको क्वेश्चंस कैसे गिवन है. क्लियर? इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड केसी. डेल्टा ई जी योर गिव्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है. ये इस टर्म को भी हम 11th में स्टडी करते हैं. दिस इज योर गिब्स फ्री एनर्जी. व्हाट इज इट? गिब्स फ्री एनर्जी. और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, तो ये ध्यान रखना आप कि डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी. इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और इस पे कुछ क्वेश्चंस और नेर्स्ट इक्वेशन पे भी कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं. तो देखो एक बार किस टाइप से अपन इसको लेते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड केसी. मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स. फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स. फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स से अपन ने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप क्या था? दिस इज योर डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई सेल नॉट. यही किया था. आपको यदि रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में या देखने में कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हों तो आप 11th का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स देख सकते हो. यू कैन सी इन योर सिलेबस फॉर इन 11th क्लास टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर? ये रिलेशनशिप मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था कि ये रिलेशनशिप गिव्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. स्टैंडर्ड कंडीशन में हम ये वैल्यूज़ लिखते हैं. अब इसको हमको देखे चलना है कि किस टाइप से अपन यहाँ पर इससे इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं. देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, मतलब लेक्चर नंबर 3 में. लेक्चर नंबर 3 में क्या कंप्लीट करके आए हैं? नेर्स्ट इक्वेशन. नेर्स्ट इक्वेशन कुछ इस टाइप से था. ई सेल नॉट माइनस आर टी एन एफ. दिस इज योर एन एफ एंड लॉग 10 बेस में, या इसको मैं लॉग 10 बेस में ना लिखते हुए एल में लिख दूं, और के सी. ये इक्वेशन लिखी थी मैंने नेर्स्ट इक्वेशन बेस पे. इसकी वैल्यूज़ पुट करके अपन ने एक वैल्यूज़ नहीं बना ली थी. 0.59 अपॉन एन एफ लिख लिया था. ठीक है ना? तो इसको ये लर्न रखना है. अब इसमें क्या करना है अपन को, देखो आप कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर होता क्या है कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई सेल इज 0. स्टैंडर्ड वाला नहीं, बिना स्टैंडर्ड वाला, नॉट वाला नहीं लेना है. विदाउट नॉट कंडीशन वाला अपन को ई सेल यूज़ करना है, जो कि 0 हो जाता है. क्यों हो गया? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल हो जाती है. कब? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर. तो यू थिंक अबाउट इट. ये 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एंड दिस इज योर एल एन के सी. इज इट क्लियर? इसमें मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये वैल्यूज हो जाती हैं आपकी ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी एन एफ एल एन के सी. इज इट क्लियर? ये आपकी इक्वेशंस है. क्लियर? तो इस ई सेल नॉट की वैल्यूज को हम इस ई नॉट सेल की वैल्यूज को हम यहाँ पर वैल्यूज में पुट करेंगे. ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी? ये वैल्यूज़ यहाँ से कैसे आई, इसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया है और इसको अपन को यहाँ पे अप्लाइड करना है. तो इसको अप्लाइड करो तो क्या वैल्यूज़ बनेगी? दैट इज़ योर डेल्टा जी नॉट
माइनस NF ई सेल के प्लेस पे दिस यूज्ड, मल्टीप्लाई लिख दो RT अपॉन NF ln Kc। एनी प्रॉब्लम्स? एन माइनस NF टू माइनस F कैंसिल आउट हो गया एंड सिंपल एंड स्वीट इक्वेशन रिमेनिंग दिस डेल्टा Z नॉट लिख देते हैं, रिलेशनशिप डेल्टा G में नॉट निकाल रहे हैं अपन, तो माइनस RT ln Kc। दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा Z नॉट एंड Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशनशिप आ गया नहीं आ गया? इस बेस पे देखो अगेन नॉन स्टैटिक इक्वेशन यूज हुई नहीं हुई, तो नॉन स्टैटिक इक्वेशन वेरी यूजफुल फॉर दिस रिलेशनशिप, तो आप निकाल सकते हो। इसको आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, Kc निकालना है तो इधर वैल्यू शिफ्ट कर दो, RT निकालना है तो ln Kc को इधर शिफ्ट कर दो, वो आप के बेस पे है किस तरह आप से लिख रहे हो। वन मोर थिंग, वही log ln को log 10 में कन्वर्ट करना है तो मैं एक और इक्वेशन जनरेट कर सकता हूँ, डेल्टा Z नॉट माइनस 2.303 RT log 10 बेस में और Kc, ये आपकी इक्वेशन जनरेट होगी। दिस इज योर न्यू इक्वेशन। इसमें अपन को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा Z नॉट, R कांस्टेंट, T टेम्परेचर्स, और 2.303 ln को log में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। क्लियर? तो दिस इज रिलेशनशिप फॉर गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड कंडीशन एंड Kc। देख लो एक बार, इसको रिलेशनशिप को अपन निकालना है। जो फॉर्मूले हैं वो यूज़फुल होंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़फुल है, ये दिस फॉर्मूला इज़ वेरी यूज़फुल, ये फॉर्मूले यूज़फुल है वेरी। नॉन स्टैटिक इक्वेशन ये यूज़फुल है, आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपके डैनियल सेल की इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो एक बार देखें इनको आप। कंप्लीट। अब इस बेस पे अपन देखो कुछ क्वेश्चन मैं रिटर्न कर रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आपको सॉर्ट आउट करना है। कुछ क्वेश्चन के पैटर्न्स मैं बता दूंगा आपको, फॉर्मूले बेस कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड होगा वो आपको सॉर्ट आउट करने हैं एट योर होम। ये आपका HW फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये वाली इक्वेशन आप रिमाइंड रख लें, माइंड में रखें, और इस इक्वेशन बेस पे और नेक्स्ट इक्वेशन बेस पे नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस फॉर सॉल्विंग। देखो इसको इरेज करते हैं। और प्रॉपर नोट्स बनाएं, आप सारी चीज़ें डिटेल में लिखें, जो आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन की जा रही है सभी चीज़ को कंप्लीट करें आप। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी रिटर्न कर दिए हैं। इन क्वेश्चन बेस पे आपको जो भी टर्मिनोलॉजी पूछी गई है वो हम अप्लाइड करते हैं। मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन देता हूँ किस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको कंसंट्रेशन टर्म गिवन होगी और आप वहाँ पर कैसे ई सेल पोटेंशियल या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस दिस इक्वेशंस। क्लियर? दिस इक्वेशन बेस पे इनको सॉल्व करना है अपन को, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट सेल पोटेंशियल फॉलोइंग रिएक्शंस, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो फॉलोइंग सेल लिख देते हैं अपन इससे। फॉलोइंग सेल तो आपको Ni दिया है, Ag दिया है, तो अब इसमें खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि एनोड कौन है, विच वन इज द कैथोड, विच वन इज द एनोड। तो वी नो दैट दिस साइड वी कैन राइट एनोड एंड दिस साइड कैथोड्स। उसमें भी Na+2 कंसंट्रेशन में है, Ag+ कंसंट्रेशन में है। तो इस बेस पे अपन को ये वैल्यूज यहाँ रखनी है और इसमें अपन को ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल का फॉर्मूला अपन को पता ही है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन कौन है, ऊपर Na चली जाएगी तो Ni+2 एनोड ही रिटर्न करते हैं ऊपर, और नीचे इज इट Ag+, ये कंसंट्रेशन टर्म रहेगी। Ag+ पावर 2 में जाएगा, बिकॉज जब इसकी रिएक्शन बनाओगे तो आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तो प्लस बने, यहाँ पे +2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इन दिस रिएक्शंस।
रिएक्शन में यूज़ होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन में अपन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज़ नहीं करते। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर्स, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, दिस इज गिवन है, एन की वैल्यूज़ आपको 2 गिवन ही है, और ये वैल्यूज़ कंसंट्रेशन टर्म आप यहाँ यूज़ करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़, ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ पे, और सॉर्ट आउट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो सॉर्ट आउट कर लेना आप लोग। और नेक्स्ट थिंग की बात करें तो किस टाइप से अपन को ई सेल, यदि देखो ये एक चेंजेबल हो सकता है आपके लिए कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ गिवन भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं ये आपको गिवन हो, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि गिवन ना हो, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाइड करेगा। फिर वो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, ई सेल आपको फाइंड आउट करना है नॉट कंडीशन में, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड अप्लाई कर सकते हैं। कैथोड एनोड इसमें से फाइंड आउट कर देंगे, जैसे इसमें एन का बना हुआ है, तो कैथोड तो है Ag प्लस Ag एंड Ni प्लस 2 Ni, यही गिवन है ना। इन दोनों की वैल्यूज़ आप बुक में टेबल में दे रखी है, उन टेबल से यहाँ अप्लाइड करोगे, फिर ई सेल निकालोगे। कब, जब आपको ई नॉट सेल की वैल्यूज़ गिवन ना हो तभी यूज़ करना है, यदि गिवन है तो ये यूज़ ही नहीं करना, डायरेक्ट अप्लाइड करो, आंसर इज योर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। देखो रिएक्शन गिवन है, आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट करवा रहा है, मतलब ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई सेल नॉट, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो डैनियल सेल के लिए ये आपको नॉन होना चाहिए, मैंने आपको डैनियल सेल जब स्टडी किया था तब वहाँ पे आपको बताया था 1.1 होती है इसकी वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, डेल्टा जी नॉट माइनस का एज इट इज़, एन की वैल्यूज़ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, फेराडे फिक्स्ड है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में आपका ई सेल 1.1, ये सॉर्ट आउट कर लेना, डेल्टा इज योर्स। थर्ड वन क्वेश्चन है, हाउ टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड, कैसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर देंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा है किसके लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, SHEP बताया था ना आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना भी सिखाया था, तो उस कंडीशन में उसका सेल रिप्रेजेंटेशन हाउ टू रिप्रेजेंटेड, एंड उसका डायग्राम भी ड्रॉ करवाया है आपसे कि डायग्राम भी आपको फॉर्मेशन करना है। क्लियर। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। तो स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पेस्ट करें इसको अच्छे से, मतलब प्रॉपर नोट्स फॉर्मेशन करें आप। अब मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ योर न्यू टॉपिक। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नॉन स्टैटिक इक्वेशन का फुल डिटेल के साथ आपको बता दिया गया है। अब हम जो चलेंगे वो कुछ जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए वो जनरल चीज़ें क्या है, कौन सी हैं, वो हमको देखनी है। देखिए इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में ही अपन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इसको ही अपन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, और उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर्स कंडक्टिविटी इफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो डाइल्यूशन इफेक्ट कैसे जनरेट होता है, कंडक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करता है, मोलर कंडक्टिविटी को भी कैसे इफेक्ट करता है, वो अपन को देखना है। फर्स्ट वी स्टार्ट
मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए आपको कुछ जनरल चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी पार्टिकल्स में दो टाइप से आती है, एक तो आयन से और एक इलेक्ट्रॉन से। वायर में कंडक्टिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है, जबकि सॉल्यूशंस में आयंस के लिए होती है। तो हम सॉल्यूशन टर्म को लेके चलेंगे, हम यहाँ पर वायर कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे। वी यूज़ इन सॉल्यूशन कंडीशंस इन आयंस। तो आयंस को कहाँ पर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट फॉर्मेशंस, then they generate conductivity, then pass electrical current। क्लियर। उस टर्म को कैसे इफेक्ट किया जा सकता है, तो कंडक्टिविटी आपको पता है, वेल नोन है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, एक तो आयन से होगा या फिर आपके लिए इलेक्ट्रॉन से होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, मैं यूज़ कर रहा हूँ कौन सा, आयन पर यूज़ करूँगा। क्लियर। तो देखिए एक बार किस टाइप से हम आयन टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। आयन टर्म की बात करें तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आपकी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है वो आपको देखना है कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे इफेक्ट होती है आपकी। मोलर कंडक्टिविटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज लैम्डा एम। व्हाट इज इट, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। क्लियर। मोलर कंडक्टिविटी को हमको कैसे डिफाइन करना है, एक वर्ड लगा हुआ है मोलर। तो मोलर्स का मीन्स होता है कि व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन देन फॉर्मेशन या देन जनरेट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, कोई सी भी टर्म यूज़ कर सकते हो आप। इलेक्ट्रोलाइट टर्म यूज़ करना बेटर है बिकॉज वी आर डूइंग स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन देन जनरेट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल स्यूट सा फॉर्मूला है दैट इज योर लैम्डा एम इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम। के यहाँ पर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, एम यहाँ पर मोलरिटी को डिपेंड करता है और 1000 कंडीशंस लीटर मिलीलीटर कंडीशन को डिपेंड करता है। क्लियर। लैम्डा एम के बेस पे मैं के बनता मल्टीप्लाई वी भी यूज़ कर सकता हूँ। ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं क्योंकि हम किस में भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले हैं जो कि मोलर कंडक्टिविटी बेस पे हैं। वी मतलब ये आपका 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में, सो वी यूज़ एज ए वॉल्यूम। क्लियर। और के आपका कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशंस है, ये डिफाइंड है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। सिंपल एंड शूट, कुछ नहीं, डेफिनेशन याद रखो, फॉर्मूला एंड करो। और वन मोर थिंग, यूनिट कभी कभी पूछ लेता है तो यूनिट भी आप ध्यान रखें। यूनिट फॉर मोलर कंडक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है इसकी यूनिट। दिस इज योर कंडक्टिविटी फैक्टर, मोलर कंडक्टिविटीज है। इसी के साथ एक और कंडक्टिविटी आती है वो भी ले लेते हैं, वो है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो जस्ट सेम है मोलर कंडक्टिविटी के, बट डिफरेंट क्या है वो भी आपको नोटिस हो जाएगा अभी। कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ई क्यू इक्विवेलेंट, एम मोलर, इसको डिनोट कर रहा है ये। क्लियर। तो एक बार नोटिस करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन
दैट इज़ योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। 1 लीटर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डिसॉल्व होगा, वो कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी आपकी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे उसको। क्लियर? लैम्डा एम, यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ पर 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। व्हाट इज द फॉर्मूला? लैम्डा EQ इज इक्वल टू K 1000 अपॉन N। N इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कंडीशन में ही हम इक्विवेलेंट यूज करते हैं। इस बेस पे भी मैं यूज कर सकता हूँ आपका V सॉल्यूशन, V इक्विवेलेंट एंड K 1000 V, ये भी आ सकता है। बस यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिनोट हो रहा है, वो मोलर कंडक्टिविटी डिनोट हो रहा है। यूनिट V सेम ही है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। कभी कभी इन यूनिटों में थोड़ा चेंज होता है, इसको आपको मोहो भी लिखा जाता है, ठीक है ना, तो उससे हेजिटेट ना हो। मोहो, इसको मीटर, सेंटीमीटर को मीटर भी लिख देगा कहीं, मीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट ऐसे ही वहाँ पे भी हो सकता है। तो ओम लिख लो या मोहो लिख लो, बात एक ही है। और ये मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स सेम ही है, ठीक है ना, कोई चेंजेबल नहीं है ऐसा। तो ये यूनिट भी ध्यान रखना, क्योंकि छोटे छोटे मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे यूनिट भी पुट होती है, वो यूनिट टर्म आपको लर्न रखनी है। दिस इज़ योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब इसको ही इफेक्ट करेंगे अपन, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैं। देख सकते हो आप, सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो इसमें और इसमें इफेक्ट जो है वो इक्विवेलेंट आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। लेकिन कंडक्टिविटी जो है, मतलब K जो है, वो थोड़ी डिफरेंट वे में इफेक्ट होगी, वो अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे इफेक्ट हो रही है। तो देखो एक बार इसमें मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हाउ टू इफेक्टेड एंड कंडक्टिविटी हाउ टू इफेक्टेड विद डाइल्यूशन। तो पहले मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज फॉर्मूला, दिस इज यूनिट। 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट electrolyte dissolve in a solution, that is your equivalent conductivities. Clear? This is your molar conductivity and equivalent conductivity. Clear? कंडक्टिविटी टर्म को भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो कंडक्टिविटी क्या होती है? What is it? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय K फॉर कप्पा, ठीक है ना। कंडक्टिविटी जो रिप्रेजेंट होती है कैसे होती है? कंडक्टिविटी होती है यूनिट ऑफ आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। एक यूनिट एरिया में जो आयन प्रेजेंट है, मींस मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया आपका, इस एरिया में आपके कितने आयन प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। उस आयन का आप रेशो कैलकुलेट करो और उससे जो कंडक्टिविटी आएगी वही आपकी कंडक्टिविटी बोलेंगे, मतलब जो उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा दैट इज कंडक्टिविटी। क्लियर? एक छोटे से एरिया में कितने आयन प्रेजेंट हैं उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने से आपकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट होगी। क्यों? क्योंकि यदि आपका सॉल्वेंट तो है अमाउंट ज़्यादा और सॉल्यूट है बहुत कम, तो वहाँ पर उस यूनिट एरिया में 5 ही पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। इन दैट केस सॉल्वेंट है कम, सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, तो मीन्स वहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि आयंस नंबर बढ़ गए एक यूनिट एरिया में। मीन्स टोटल मीन्स आई वुड से समथिंग, आई मीन टू से कि एक छोटे से एरिया में एज्यूम करो कि आपके 10 आयंस प्रेजेंट हैं, तो एक तो इसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो, और इस छोटे से एरिया में आपने सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाकर कंडक्टिविटी का कम कर दिया, मतलब कुछ ही आयन प्रेजेंट है इसमें, तो एक इसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो।
तो जब इनकी डिफरेंट कंडक्टिविटी आएगी तो अपन को पता है जितने ज़्यादा आयन्स होते हैं उतनी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, जितने कम आयन होंगे उतनी कम कंडक्टिविटी भी होगी। क्लियर? तो कंडक्टिविटी का जो इफेक्ट है विद डाइल्यूशन से हो रहा है। विद डाइल्यूशन मीन्स आप कितना सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, कितना सॉल्वेंट ऐड नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ तो हो गया क्या, कम। मीन्स 100 ml में आपने 10 ग्राम ही ऐड किया है, 10 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। यहाँ पर 10 ग्राम अमाउंट फिक्स तो था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, 200 ml फिक्स मिला दिया। क्या मिला दिया, 200 ml। तो अमाउंट किसका ज़्यादा हो गया, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा दिखेगा यहाँ पर, ये कम दिखेगा एक यूनिट एरिया में। और ये सॉल्यूट जो ये आपका सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा ये थोड़ा गाढ़ा लगेगा, ये थोड़ा पानी जैसा लगेगा, थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट कंडीशन में आपकी कंडक्टिविटी इफेक्ट होगी। कंडक्टिविटी इफेक्ट कैसे होगी वो आपको नोटिस कराऊंगा मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 में विद मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इफेक्टेड विद डाइल्यूशंस। और 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस टाइप से आपको ग्राफ बनाना है 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो देखिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपन।